स्टार्ट मैम। Very good morning to everyone listening to me, watching to me in my today's session on the topic fundamentals of painting. Before starting the session, let me introduce myself. I am Nisha Agarwal and Delhi-based art practitioner and art educator. I did my post-graduation from Jamia Millia Islamia and currently I'm working as a teaching faculty in Kendriya Vidyalaya. मेरी कला की यात्रा वैसे तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, बट एज academics first it was started as a painting student and went ahead as an art history student. एक पेंटर और आर्टिस्ट के तौर पर कई सामूहिक कला प्रदर्शनियों में मेरा काम प्रदर्शित हुआ है और केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कला शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों की प्रतिभागी भी रही हूँ। आर्ट एंड डील, ट्रैवल एंड डील, कार्ट एंड आर्ट जैसी कला मैगजीन्स में मेरे लेख प्रकाशित हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय की कला शिक्षिका के तौर पर पिछले कई महीनों से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए आयोजित कर रही हूँ। इसी कड़ी में आज एक और पहल लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आखिर कोरोना पर विजय हम सब ने मिलकर पानी है, तो लर्निंग नहीं छूटनी चाहिए। और मैं शुक्रगुजार करती हूँ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन का, जिन्होंने घर बैठे सीखने की इच्छा रखने वाले बच्चों से रूबरू होने का मुझे आज मौका दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग, हम इसको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको आर्ट की किसी भी विधा से जोड़कर देख सकते हैं। फंडामेंटल्स यानी कि जैसा कि नाम से ही है, जो कि आधारभूत है किसी भी आर्ट वर्क का, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो स्कल्पचर है, या कोई भी और आर्ट वर्क है। फंडामेंटल्स के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, इसको बेसिक रूप से समझने के लिए अगर हमें पेंटिंग को समझना है एक विषय के तौर पर, या फिर कला की किसी भी और विधा को समझना है, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट या फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग को अच्छे से समझें। क्योंकि जिस तरीके से हम कोई भी भवन का निर्माण करते हैं, कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो जैसे उसकी नींव की मजबूती के ऊपर वो पूरी बिल्डिंग जो है उसकी खूबसूरती भी डिपेंड करती है, उसकी मजबूती भी डिपेंड करती है। तो एक तरीके से जब आप कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, तो उसका जो आधारभूत तत्व है, उसकी जो नींव है, वो है ये फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। तो ऐसा नहीं है, कई बार हम बिना फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट की थ्योरिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बिना भी आर्ट वर्क बनाते हैं, तो उसमें भी ये फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन हमें उनकी थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं होती है। तो हम उस काम को और ज्यादा अच्छे से कर सकें, इसके लिए ये जरूरी है कि हमें इसकी थ्योरिटिकल नॉलेज भी हो। और पेंटिंग केवल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ साथ इसकी जो थ्योरी है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग को हम आज पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं मोटे तौर पे, जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग दो भागों में बांट सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग क्या है और प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग क्या है, इसको तो हमें पहले समझना है। एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग यानी कि कला के तत्व, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, जो तत्व है जिनसे मिलकर एक कोई भी आर्ट वर्क बना हुआ है। और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट यानी कि कला के सिद्धांत, यानी कि इन तत्वों का समायोजन किसी भी एक आर्ट वर्क में किस तरह से हमें करना है, वो हमें कला के सिद्धांत बताते हैं। तो हमें कला के तत्व, तो कला के तत्व जो हैं, ये सात तत्व हैं कला के, जिसमें
होती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद भी रखनी पड़ती है। तो हमें समझने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स को याद भी रखना है। जैसे कला के तत्व हैं, तो कला के तत्व कौन कौन से हैं इसमें? लाइन है, शेप है, फॉर्म है, कलर है, टेक्सचर है, स्पेस है और वैल्यू है। तो हम पहले कला के तत्वों के बारे में डिटेल से जानेंगे। कला के तत्वों को डिटेल से हम पढ़ें उससे पहले हम एक बार कला के तत्व और कला के सिद्धांतों में जो छोटा सा मूलभूत डिफरेंस है, जो फर्क है कि कैसे ये अलग है एक दूसरे से, हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जो कला के तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, जो ब्लॉक्स ब्लॉक्स को जोड़ के घर बनाते हैं। तो एक तरीके से जो कला के तत्व हैं, ये वही एक एक ब्लॉक है कि आप एक एक टुकड़े को जोड़कर एक पूरा मकान बना रहे हो। तो ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, आप इनको इस ब्लॉक्स के तौर पे समझ सकते हो। और एवरी पीस ऑफ आर्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स एलिमेंट्स। यानी कि आप अगर एक पेंटिंग का या किसी भी आर्ट वर्क का अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो आप उसके एक एक एलिमेंट को अलग रख सकते हैं। और एक एक एलिमेंट को अलग रखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आप उस पेंटिंग को उस एलिमेंट के लेवल पर आप रिड्यूस कर रहे हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग क्या है? एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कि हमें इन एलिमेंट्स को, हमें जो स्पेस दिया गया है एक आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए, हम उसमें कैसे अरेंज कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश के टर्म्स में इसको समझें, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर, तो एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअली किसी भी सेंटेंस या स्पीच का वो हिस्सा है जिसको हम नाउन्स, वर्ब्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं। या हिंदी में कहेंगे इसको तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब हम कहते हैं। और प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्या है? रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि जो सिद्धांत है यानी तत्व और ग्रामर, इन दोनों का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो एक सक्सेसफुल आर्ट वर्क के अंदर दिखाई देता है। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं या जितने भी प्रिंसिपल हैं, हम इन सभी को एक आर्ट वर्क में समाहित करते हैं या फिर ये सारे एलिमेंट एक ही आर्ट वर्क में आए। ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ आर्ट वर्क ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी आर्ट वर्क में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। तो सबसे पहला हम सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है लाइन। तो लाइन क्या है बेसिकली? अगर हम एक पेपर पे एक डॉट बनाते हैं, यानी कि एक बिंदु बनाते हैं, और फिर उस बिंदु को खींचते चले जाते हैं आगे तक, तो एक लाइन बन जाती है। तो बेसिकली लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइंस आर द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, यानी कि एक चलते हुए बिंदु का रास्ता है एक लाइन। और लाइन जो है वही डिफाइन करती है आगे चलकर शेप्स को और फॉर्म्स को। और लाइन जो है वो किसी भी आर्ट वर्क का एक इसेंशियल पार्ट है। लाइन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर आर्ट वर्क में होता है, जो हर पेंटिंग में होता है। बिना लाइन के कोई भी आर्ट वर्क नहीं हो सकता है। और पेंटिंग का जो एक मेन एम होता है वो होता है एक्सप्रेशन, यानी कि पेंट करने वाला अपनी बात को उस पेंटिंग के थ्रू, उस कला के माध्यम से कहता है। तो लाइन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पेंटर जो पेंट करने वाला है वो किस मूड में है, उसका पूरा जो करेक्टर है वो उसके काम में दिखाई देता है। उसका जो फोर्स है, वो अगर वो शांति से बना रहा है, वो फोर्सफुली ड्रॉ कर रहा है। और आप इससे, उसमें इतना एक्सप्रेशन है, आप इन दोनों इमेजेस को देख सकते हैं। इसमें क्या है, लाइन बहुत ही बोल्ड है और स्मूथ है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक हाथ बना हुआ है। तो आप इस हाथ को देख के मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं कि ये एक बच्चे का हाथ है जिसकी जो एज है वो कम है।
वो एक बच्चा है। अब यहीं पर एक दूसरा हाथ है, इसमें क्या है, देखो लाइंस कितनी टूटी फूटी है, लाइंस में एक फोर्स दिखाई दे रहा है, कहीं पे लाइन मोटी है, कहीं पे लाइन पतली है। और इस हाथ को देखकर हम बड़े अच्छे से कह सकते हैं कि ये हाथ किसी वृद्ध व्यक्ति का है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि लाइन में कितना एक्सप्रेशन है। और देखिए लाइंस बहुत तरह की होती है, यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जब आप MS वर्ड में काम करते हैं या पावर पॉइंट में काम करते हैं, आप सभी बच्चे इन सब सॉफ्टवेयर से परिचित ही होंगे। तो वहां पर भी जब आप लाइन खींचने के लिए ओपन करते हैं लाइन का ऑप्शन, तो वहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं लाइन के। तो लाइन देखो, ये ब्रोकन लाइन भी हो सकती है, वेवी लाइंस भी हो सकती है, जिसको आप कर्ली लाइन भी कह सकते हैं, वर्टिकल लाइंस भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन, डायगोनल लाइन, टेम्पर्ड लाइन, स्पाइरल लाइन, पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व्ड लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन। तो आप जो भी पेंटिंग में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप एस्थेटिकली आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ लाइन। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, ये एक लाइन की मोटाई को घटा दिया गया है या बढ़ा दिया गया है। और केवल लाइन की मोटाई को घटा देने से या बढ़ा देने से ही इसमें एक फोर्स दिखाई दे रहा है। इसको देख के लग रहा है जैसे कि ये समुद्र की लहरें हैं, सीम्स द वेव्स ऑफ सी। तो ये हम कैसे क्रिएट किया है, करने वाले ने सिर्फ एक लाइन के थ्रू, केवल लाइन को डार्क या लाइट करके, केवल लाइन को मोटा और पतला करके। ये एक फेमस पेंटिंग है, आर्टिस्ट ग्रांट वुड है। इस पेंटिंग का नाम है द मिडनाइट राइड ऑफ पॉल रेवेरे। आप इसमें देख सकते हैं लाइन का बड़ा ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। जो ये एक रास्ता बनाया हुआ है, जो पाथ बनाया हुआ है, इसमें एक घोड़े पे सवार जो है वो जा रहे हैं, पॉल रेवेरे जो एक पोइट थे, वो जा रहे हैं। और नाइट का सीन है, और देखिए इसमें कितनी तरह की लाइनें यूज हुई है, डायगोनल लाइन है, स्ट्रेट लाइंस है, कर्व्ड लाइंस है, जिगजैग लाइंस है, या बिल्डिंग्स में, रोड में। तो हम देख सकते हैं कि लाइन के से हम किस तरीके से एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है शेप। शेप क्या है, अगर आप एक लाइन को किसी भी पाथ पर चलाते हुए, कोई भी पाथ हो सकता है, वो स्ट्रेट हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, मेढ़ा हो सकता है, या फिर एक फिक्स्ड शेप में हो सकता है। जब एक लाइन का डॉट जहां से शुरू होता है और वो एक अपने निश्चित या अनिश्चित रास्ते पे चलते हुए फिर वापस उसी डॉट में मिल जाता है, तो क्या होता है, एक शेप बन जाती है। जो शेप होती है वो टू डायमेंशनल होती है। टू डायमेंशनल यानी कि उसकी दो सतहें होती है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, अगर हम उसको मोड़ते हैं तो। जो शेप्स जो होती हैं, ये दो तरह की होती है। एक जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, और दूसरी ऑर्गेनिक शेप्स होती है, जिसको हम फ्री या फिर नेचुरल शेप्स भी कह सकते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। जिसकी जितनी भुजाएं हैं उतना ही उसका अलग अलग नाम है। तो आप अब इन सभी शेप्स में आप देख सकते हो कि ये सभी एक, जब आप इनको ड्रॉ करते हो, ये एक बिंदु से शुरू होती है और फिर एक निश्चित आकार को लेते हुए वापस उसी बिंदु में मिल जाती है और एक शेप बनती है। और ये जो इर्रेगुलर और अनइवन शेप्स होती है, इनका कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती है। ये किसी भी फॉर्म, किसी भी आकृति में हो सकती है, आकार में हो सकती है। इसीलिए इनको फ्री फॉर्म और नेचुरल फॉर्म कहा गया है। जैसे आपने एमीबा देखा होगा, एमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो इसको भी हम एक इरेगुलर शेप के अंडर रख सकते हैं। या फिर नेचर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इरेगुलर या ऑर्गेनिक शेप के तहत हम जिनको समझ सकते हैं। शेप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एलिमेंट है कला का, क्योंकि अब देखिए जैसे मान लो ये पेंटिंग मैंने आपको दिखाई थी, इसमें लाइन के साथ साथ शेप्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये जो बीच में देखिए ये चर्च बना हुआ है, हाउसेस बनी हुई है,
इनमें कहीं कहीं ज्योमेट्रिकल शेप्स भी है, ट्रायंगल शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं स्क्वायर शेप्स है। तो कई तरीके की शेप्स है यहाँ पर, और कुछ अनइवन शेप्स भी है जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। ये देखिए जैसे पत्ते हैं, पत्ते भी जो है निश्चित आकार के हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये नेचुरल शेप का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक पेंटिंग है जैकब लॉरेंस की जिसका टाइटल है फॉरवर्ड, जो इन्होंने 1967 में बनाई थी। इस पेंटिंग में शेप्स जो है वो काफी प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने इस पेंटिंग को चुना दिखाने के लिए। इसी तरीके से ये कुछ पेंटिंग्स और हैं। ये हेनरी मार्टिस एक बड़े ही फेमस आर्टिस्ट है, इनका एक वर्क है। इन्होंने काफी कोलाज वर्क भी किए थे, और इनकी 2D शेप्स को लेकर काफी काम इन्होंने किए हैं हेनरी मार्टिस ने। तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरह की शेप्स इन्होंने एक ही आर्ट वर्क में इस्तेमाल की है। और ये पाब्लो पिकासो का एक वर्क है, इन्होंने भी देखो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है वो इस्तेमाल की है काफी। और अब है तीसरा एलिमेंट जो है वो है फॉर्म। तो अगर हम शेप के बाद हम फॉर्म को समझते हैं, और अगर आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, तो आपको फॉर्म बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म क्या है। शेप जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, और जो फॉर्म है वो 3 डायमेंशनल होती है। अगर आप एक शेप के अंदर शेडिंग कर देंगे, उसको उभार दिखाने के लिए, उसके अंदर वेट दिखाने के लिए, तो वो एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर देखिए ये ड्रॉ करके चेक्स को इसको फिल कर दिया गया है, साइड में शेडिंग कर दी गई है। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घूमता हुआ कुछ है, और एकदम 3 डायमेंशनल लुक आ रहा है इसमें। जो 3D शेप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, वो दो तरीके की होती है फॉर्म्स। फॉर्म्स एक तो होती है एक्चुअल 3D फॉर्म। एक्चुअल 3D फॉर्म क्या होता है? एक्चुअली ये मॉडलिंग वर्क होता है जो कि हाथ से बनाया जाता है एक्चुअल में। और अगर आप इसको हाथ में लेते हो तो आपको इसका पूरा वेट फील होता है, इसमें इसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ आप इसको हाथ से टच करके फील कर सकते हो। और आप इसको चारों तरफ से देख सकते हो। जैसे फुटबॉल है, या फिर कोई भी बॉल आप हाथ में लेते हो, उसका साइज छोटे से बड़ा कोई भी हो सकता है। या फिर आपको जैसे ही इमेज में, इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है। और इम्प्लाइड 3D फॉर्म क्या है? इम्प्लाइड 3D फॉर्म वो है जो एक्चुअल में 2D सरफेस पर ही बना हुआ है, लेकिन उसको शेडिंग करके या फिर ड्राइंग करके, उसमें शेड करके उसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट दे दिया गया है। तो वो दिखने में तो आपको 3 डायमेंशनल ही लगेगा, लेकिन आप उसको, उसकी वेट को फील नहीं कर सकते। आप उसको केवल देख सकते हैं, केवल देख के आप ये फील कर सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन आप उसको तीनों, चारों तरफ से उसको छू के नहीं देख सकते हैं। ये फर्क है इसमें। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक हाथ के अंदर एक ग्लोब है। तो ये ग्लोब जो है ये पूरा पेंसिल शेडिंग से क्रिएट किया हुआ है। के बाद चौथा एलिमेंट है कलर। कलर क्या है? कलर इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव एलिमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी भी पेंटिंग को देखते हैं, तो उसके कलर कैसे हैं वो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करते हैं। और उसके कलर के बेसिस पर ही बहुत सारे लोग तो ये भी डिसाइड करते हैं कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, या उसका ओवरऑल व्यूअर के ऊपर विजुअल इम्पैक्ट क्या है। तो जो कलर है उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि कलर के बारे में जो हम कलर व्हील तो हमने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने, आप में से भी देखा होगा। प्राइमरी कलर पढ़ा होगा, सेकेंडरी कलर पढ़ा होगा, टर्टियरी कलर्स भी पढ़ा होगा। लेकिन हमें कलर दिखाई कैसे देते हैं, और ये पूरा कलर को विजिबल होने का प्रोसेस क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाती है कलर को समझना। कलर एक्चुअली किससे कहते हैं? ह्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट when light is reflected off on it, and we see color as a result of reflected light। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी कलर हमें दिखाई देते हैं हमारे आसपास किसी भी चीज में,
चाहे वो कोई भी चीज है, वो हमें दिखाई देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। क्योंकि बेसिकली जो व्हाइट कलर है, हम जिसको व्हाइट कलर कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स ऑफ रेनबो कलर्स। आपके यहाँ साइंस में एक एक्सपेरिमेंट भी होता है छोटा सा, जिसमें कलर व्हील के बीच में पेंसिल लगा के आप उसको मूव करते हो, घुमाते हो, तो उसमें क्या है, आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है। वो एक्सपेरिमेंट किस लिए है? वो आपको ये समझाने के लिए है कि जो 7 कलर्स है, अगर आप उन सबको मिक्स करते हैं तो एक व्हाइट कलर क्रिएट होता है। यानी कि जो सनलाइट है, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, ये हम सबको पता है। क्योंकि जब हम रेनबो को देखते हैं, रेनबो भी सनलाइट के कारण ही इफेक्ट होता है, जो परावर्तित होती है सूरज की किरणें, तो वो पानी में रिफ्लेक्ट होके जब हमें दिखाई देती है तो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, और हम उसको रेनबो कहते हैं, जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। तो वैसे ही सनलाइट में जो 7 कलर्स होते हैं, जब सनलाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी किस कलर को किस मात्रा में सोखने की है, ये डिपेंड करता है कि हमें वो चीज किस कलर की दिखाई दे रही है। अगर उस चीज ने जिस कलर को नहीं सोखा, यानी कि जो अवशोषित नहीं हो पाता है, जो कलर वो हमारी आंखों तक पहुंचता है परावर्तित होकर, यानी कि उस सरफेस से टकरा के वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमें वो चीज उस कलर की दिखाई देती है। यानी कि अगर मुझे कोई चीज रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज जो भी है वो रेड कलर को सोख नहीं पा रही है, वो उस रेड कलर को वापस मेरी आंखों तक पहुंचा देती है, और मुझे वो कलर, मुझे वो चीज या कोई भी वस्तु रेड कलर की दिखाई दे रही है। तो इसी तरह वो किस मात्रा में उस कलर को शोषित कर रही है और किस मात्रा में वापस आप तक पहुंचा रही है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो रेड कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो कितना डार्क दिखाई दे रहा है, कितना लाइट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली हमें कलर्स दिखाई देते हैं, और जो स्पेक्ट्रम का ऑर्डर जो होता है वो वही ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में हमें वो रेनबो में दिखाई देते हैं। यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। और हम जब पेंटिंग में बात करते हैं कलर्स की, अ, और हाँ, दूसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि ब्लैक को हम कलर कहते हैं, जिसको ब्लैक इज एक्चुअली नॉट ए कलर, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ कलर। क्योंकि अगर अर्थ पर सनलाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। जैसे रात को सनलाइट नहीं होती है तो हमें कुछ भी देखने के लिए आर्टिफिशियल लाइट का यूज करना पड़ता है, चाहे वो आग, फायर ही क्यों ना हो, चाहे वो फायर हो या फिर ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, किसी भी तरीके की लाइट हो। तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि जो भी कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो सब हमें सनलाइट की वजह से ही दिखाई देते हैं। एंड ब्लैक इज नॉट ए कलर, एंड व्हाइट इज एक्चुअली द व्हाइट इज एक्चुअली मिक्सड अप ऑफ ऑल द कलर्स, मीन स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। तो अब हम कलर व्हील को, कलर व्हील आप लोगों ने हो सकता है पहले देखा हो, लेकिन कलर व्हील को समझना हमारे लिए, कलर को बेसिकली जब आप पेंटिंग करने के लिए आते हैं तो समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये है, सबसे पहले तो ह्यू क्या होता है, आपने ये शब्द काफी पढ़ा होगा, ह्यू। ह्यू एक्चुअली कलर के नेम को हम ह्यू कहते हैं। जैसे इसमें येलो, येलो एक ह्यू है, ऑरेंज भी एक ह्यू है, रेड भी एक ह्यू है, वॉयलेट भी, ब्लू भी और ग्रीन भी। और जो प्राइमरी कलर्स है, यानी कि प्राथमिक प्राथमिक रंग जिसको हम कहते हैं, वो 3 रंग है, रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला। प्राइमरी कलर हम उन कलर्स को कहते हैं जो कलर किसी दूसरे कलर के मिलाने से नहीं बनते हैं, यानी कि ये कलर नेचुरली ऐसे ही होते हैं, हम इनको दो दूसरे रंगों को मिला के क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद है सेकेंडरी कलर, यानी कि द्वितीयक कलर। ये कौन से कलर हैं? ऑरेंज है, ग्रीन है और वॉयलेट है। ये वो कलर हैं जो तीनों प्राइमरी कलर्स को मिलाने से बनते हैं। और ये आप इस चार्ट में अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से दो प्राइमरी कलर को मिलाने से कौन सा सेकेंडरी कलर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, ब्लू कलर और येलो कलर, ये प्राइमरी कलर है,
तो ब्लू कलर और येलो कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर बनेगा। और इसी तरीके से येलो और रेड कलर प्राइमरी कलर है, और इन दोनों कलर्स को मिलाने से ऑरेंज कलर बनेगा। और इसी तरीके से ब्लू और रेड कलर प्राइमरी कलर है, इन दोनों कलर्स को मिलाने से वॉयलेट कलर बनेगा। अब ये तो हो गए सेकेंडरी कलर्स। अब हमारे पास टर्टियरी कलर्स भी हैं, यानी कि तृतीयक कलर्स। अब ये कौन से कलर हैं? ये कलर्स वो कलर्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर्स को मिलाने से बनते हैं। यानी कि रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज देखिए यहाँ पे रेड ऑरेंज मिल रहा है रेड और ऑरेंज को मिलाने से। ये ऑरेंज से थोड़ा सा शेड में डार्क है। और फिर येलो ऑरेंज है, येलो ऑरेंज मिल रहा है येलो और ऑरेंज को बनाने से। ये येलो से डार्क है और ऑरेंज से थोड़ा लाइट है। फिर है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन हमारा बन रहा है ग्रीन और येलो कलर के मिलने से। और उसी तरीके से और भी कलर्स हैं, ब्लू ग्रीन है जो बन रहा है ब्लू और ग्रीन के मिलने से। ब्लू वॉयलेट है जो बन रहा है ब्लू और वॉयलेट के मिलने से। तो इसी तरीके से आगे बहुत सारे कलर्स हम बना सकते हैं इन कलर्स को मिला के। के बाद होता है ह्यू। तो एक्चुअली हम कहते हैं कलर की, किसी भी कलर के नाम को। ये तो हमने अभी जाना है, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। लेकिन आपने शेड्स भी सुना होगा। और हम अक्सर बोलचाल की भाषा में हम इस शब्द को बहुत इस्तेमाल करते हैं कि ये शेड अच्छा लग रहा है, ये शेड अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे कौन सा शेड इस्तेमाल करना चाहिए। तो शेड्स एक्चुअली क्या है? कलर्स प्लस ब्लैक। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कलर्स में जैसे जैसे ब्लैक कलर मिक्स होता जा रहा है, ये थोड़ा और डार्क होता जा रहा है। यानी कि जो इसका शेड है, ये उतने ही ज्यादा और शेड क्रिएट हो रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये कलर डार्क हो रहा है, यानी कि उसमें ब्लैक मिक्स हो रहा है। और नीचे की तरफ जो कलर जा रहे हैं इसमें व्हाइट कलर मिक्स हो रहा है। पहले थोड़ा कम है व्हाइट, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया, फिर थोड़ा उससे ज्यादा हो गया। तो शेड्स कहते हैं जब कलर्स में ब्लैक मिलता है, ब्लैक के मिलने से वो डार्कर होता चला जाता है और अपने डार्कर शेड के अंदर बनता जाता है। और टिंट्स कहते हैं हम, टिंट्स वर्ड भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। टिंट्स कहते हैं हम कलर्स प्लस वाइट। जब कलर के अंदर हम व्हाइट कलर को मिक्स कर देते हैं और व्हाइट की जितनी ज्यादा मात्रा उसमें मिक्स होती चली जाती है उतना ही वो लाइट होता चला जाता है। तो ये होते हैं टिंट्स। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं इस पिक्चर को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा शेड्स और टिंट्स क्या होता है। तो अब कलर को समझने के लिए तीन चार चीजें फिर से आप देख सकते हैं, रिपीट कर देती हूँ मैं। कलर में ह्यू है, फिर प्राइमरी कलर्स है, सेकेंडरी कलर है, टर्टियरी कलर्स है। बेसिक चीजों को समझ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम जब पेंटिंग बनाने जा रहे हैं तो कलर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए वो हमारे पास है। उसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर एक्चुअली क्या है? जब आप किसी भी चीज को छूते हैं तो एक उसमें फील होती है एक, कि आपको वो खुरदरा लगता है, स्मूथ लगता है, चिकना लगता है। तो ये जो फील है वो उस वस्तु के टेक्सचर के कारण आती है। तो टेक्सचर एक तो एक्चुअल में होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ये क्या है? ये बेसिकली जो हम घर में बिछाते हैं ना, घर में पायदान जैसे बिछाते हैं, ये वो है अलग अलग तरीके के। और इनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जब आप इनके ऊपर पैर रखते हैं, आप टच करते हैं, तो जैसा इसका टेक्सचर होता है वैसी ही फील आपको आती है। लेकिन कभी कभी ये फील केवल टच करने से या छूने से ही नहीं आती है, ये देखने से भी आती है। आप देख के भी उस फीलिंग को महसूस कर सकते हो। जैसे अगर आप एक सिल्क के कपड़े की पिक्चर देखते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको एकदम फीलिंग आती है कि आप किसी रेशमी चीज को टच कर रहे हो और ये ऐसा स्मूथ होगा, बड़ा अच्छा सा होगा। लेकिन जब आप पिक्चर देखते हो किसी लकड़ी के टुकड़े की, तो आपको फील आती है बड़ी हार्ड वाली, कि ये तो बहुत हार्ड होगा, अगर आप इसको टच करोगे तो बड़ी हार्ड तरीके की फीलिंग आएगी। तो टेक्सचर के कारण ही आपको वो फीलिंग का एहसास हो रहा है। तो टेक्सचर पेंटिंग में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब कोई भी पेंटिंग बनाते हैं
तो मान लीजिए उसमें हमें एक पेड़ बनाना है और फिर हमें उसमें एक रिवर, एक नदी भी बनानी है। तो वो पेड़ जो है वो पेड़ के जैसा लगना चाहिए, वो हार्ड लगना चाहिए। और जो नदी है, जो पानी बना रहे हो, तो पानी में पानी की फीलिंग होनी चाहिए, वो पानी के जैसा लगना चाहिए। तो वो तभी लगेगा जब आप उसको क्रिएट करना सीखोगे और आप उसके डिफरेंस को सीखोगे। तो इसीलिए हम टेक्सचर को डिफाइन करते हैं, हाउ समथिंग फील्स और लुक्स लाइक इट फील्स। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो टेक्सचर स्मूथ है, रफ है, देखो हार्ड है, जैसे ईंट की दीवार होती है वो कंप्लीटली लकड़ी से भी ज्यादा हार्ड होती है। और जैसे कॉटन है, कॉटन एकदम सॉफ्ट होती है। वूवन है, जैसे आप स्वेटर जो होती है, वुलन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। और ये लंपी टेक्सचर है, जैग टेंचर है, थिक टेंचर है। तो इस तरह से अलग अलग टेक्सचर्स है। अब यहाँ पर देखिए, ये टेक्सचर्स है अलग अलग दीवार के। ये बेत का टेक्सचर है इधर, जो हैंडमेड है लेकिन नेचुरल चीजों से बना हुआ है। तो इनको देख के भी आप फील कर सकते हैं कि इनको छूने से कैसे फीलिंग आएगी। और जो तीसरा है, उसको हम इम्प्लाइड टेक्सचर कहते हैं। इम्प्लाइड टेक्सचर क्या है? जो हमने खुद क्रिएट किया है। जैसे आप स्प्रे पेंटिंग करते हैं ना, आप में सारे बच्चों ने स्प्रे पेंटिंग की होगी, जो आप टूथब्रश के ऊपर कलर लगा के उसको स्प्रे करके करते हैं। तो ये उसको आप देखो, देख रहे हैं तो एक फीलिंग आ रही है उसमें भी टेक्सचर वाली। तो इसको हम कह सकते हैं इम्प्लाइड टेक्सचर। और ये एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, विंसेंट वैन गोग बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं अपने एक्सप्रेशनिज्म के चलते। इनके जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, इनका ये खुद का आर्टिस्ट का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसको देख के देखो एक फीलिंग आ रही है, टेक्सचर जो है इन्होंने कितनी अच्छे से क्रिएट किया है। और ऐसे ही ये भी एक बहुत फेमस आर्ट वर्क है, ऑब्जेक्ट, जिसका टाइटल है, आर्टिस्ट जो है वो है मेरिट ओपेंटियम। एक कप है, कप, स्पून और प्लेट। अब इसमें देखो कैसा इन्होंने टेक्सचर दे दिया है। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कप भी ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने उसी फीलिंग को चेंज करने के लिए एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि कप, प्लेट और स्पून को ऐसा टेक्सचर दिया है। रोए वाला टेक्सचर, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एनिमल की जो होती है, खाल होती है, ये उसका बना हुआ लग रहा है। अब है छठा जो एलिमेंट है वो है स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, जो हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट होता है पेंटिंग में, उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको हम स्पेस कहते हैं। और ये स्पेस ऊपर नीचे चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। और हम इसको पेंटिंग में पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस, दो तरीके के स्पेस से हम समझते हैं। जैसे हम कोई फोटो भी खींचते हैं तो हमारा एक फोकल पॉइंट होता है। जैसे ये सामने हमारे एक फोटोग्राफ है जिसमें एक ग्रीन एप्पल रखा हुआ है। तो हम बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की फोटो खींच रहे हैं, तो हम केवल ऑब्जेक्ट पे फोकस तो करते हैं, लेकिन उसके साथ का चारों तरफ का जो एरिया है, जो स्पेस है, हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। तभी हमारा आर्ट वर्क एक अच्छा कॉम्पोजिशन भी कहलाता है। अब पॉजिटिव स्पेस कौन सा होता है? जो सब्जेक्ट का फेस जिस तरफ होता है, उसके सामने वाला जो स्पेस होता है वो पॉजिटिव स्पेस होता है। और जो उसके पीछे वाला स्पेस होता है वो नेगेटिव स्पेस होता है। तो पॉजिटिव स्पेस हमेशा नेगेटिव स्पेस से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये फेस बना हुआ है, अब इस फेस के सामने जो ये रेड कलर का स्पेस है, ये स्पेस हमारा यहाँ पॉजिटिव स्पेस है। और इस स्पेस के कारण ही इस पूरे, इस छोटे से पेंटिंग के अंदर क्या है, एक ब्रीदिंग वाली फीलिंग क्रिएट हो रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सांस आ रहा है, हवा आ रही है। अगर मैं इस स्पेस को बंद कर दूं, इसको और कम कर दूं, तो ये दिखने में बहुत ही होच पोच जैसी लगने लगेगी। इसी तरीके से जैसे ये एप्पल है, तो अगर इसमें मैं इसके चारों तरफ के स्पेस को कम कर दूं और मैं केवल इस एप्पल को और जूम कर दूं, तो क्या होगा, इस फोटोग्राफ की जो ब्यूटी है वही खत्म हो जाएगी। सिंपली जैसे ही नीचे है ये बहुत जो चांद, एक क्रीसेंट मून जो है वो क्लिक किया हुआ है। तो इसमें भी क्या होता है, जब हम कोई ऐसी लैंडस्केप की फोटोग्राफी करते हैं, जो स्पेस होता है एक्चुअली, वो स्पेस एक फीलिंग भी क्रिएट करता है। तो इसमें भी देखो, अगर मैं इसके साइड का जो डार्क स्पेस है, अगर मैं उसको कम कर दूंगी, खत्म कर दूंगी,
तो इसका जो ब्रीदिंग स्पेस है वो ही खत्म हो जाएगा। तो स्पेस जो होता है हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, और उस स्पेस के अंदर हम सब्जेक्ट को कितने साइज में रखते हैं, और उसके पीछे फ्रंट में हम कितना एरिया रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आर्ट वर्क में, किसी भी पेंटिंग में। ये हेनरी माथिस का कोलाज है, जिसमें इन्होंने ब्लैक कलर के पेपर से काट के एक ह्यूमन फिगर बनाया है। और इसके साइड में देखो, इस कलर को बैलेंस करने के लिए येलो कलर के जो पैचेस लगाए हैं, वो कितनी तरीके से स्पेस को अरेंज कर रहे हैं। अगर हम इनमें से ये येलो कलर के जो पैचेस हैं इनको हटा देंगे, तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि ये पेंटिंग कितनी खाली और कितनी नीरस लगेगी। इवन जो एक छोटा सा रेड कलर का डॉट लगा हुआ है, वो भी कितना अच्छे से इस पूरे स्पेस को कंपोज कर रहा है। उसके बाद है सातवां एलिमेंट, वो है हमारा वैल्यू। वैल्यू क्या है? द लाइट्स एंड डार्क्स ऑफ अ कलर विद इन अ वर्क ऑफ आर्ट। और वैल्यू ये डिसाइड करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पेंटिंग में किस ऑब्जेक्ट को हम कितना डेप्थ देना है, कितना हमने डार्क रखना है, कितना हमने लाइट रखना है। और इसको क्रिएट करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप डार्कर पेंसिल का यूज कर सकते हो डार्क एरियाज पे, लाइटर पेंसिल का यूज कर सकते हो लाइट एरियाज पे। जैसे 8 भी डार्क पेंसिल है, 6 भी उससे कम लाइट है, 4 भी उससे कम लाइट है, 2 भी उससे कम लाइट है। और आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक ही पेंसिल पर, मान लो आपने 4 भी पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो डार्क एरिया में आप पेंसिल के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। आप पेंसिल के प्रेशर को बढ़ा के उसको ऑफ डार्क कर सकते हैं, और एकदम उसको हल्के हाथ से करके आप उसको लाइट कर सकते हैं। और कहीं कहीं कुछ एरियाज जहां पर आपको बहुत लाइट दिखानी है, आप उसको एकदम बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एक सर्कल बनाया है, फिर ये सर्कल केवल शेडिंग के थ्रू देखो ये 3D में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये ऐसे लग रहा है कि ये बॉल रखी हुई है और इसकी शेडो भी बनी हुई है, तो जिसके कारण ये कंप्लीट 3D लुक में आ रहा है। तो ये है वैल्यू। आई होप कि आपको जो एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये है कला के सिद्धांत, यानी कि अभी तक हमने जो एलिमेंट्स को पढ़ा है, जो तत्व हमने पढ़े हैं, उनको हम अरेंज कैसे करेंगे पेंटिंग में, उनको हमने जो स्पेस चुना है उसमें हम कैसे अरेंज करेंगे, उससे डिपेंड करता है कि हम हमारा आर्टवर्क कितना सक्सेसफुल होता है। तो फर्स्ट है ये पैटर्न। पैटर्न बेसिकली क्या है? एक रेपिटेशन है, एलिमेंट्स का रेपिटेशन। और एलिमेंट हमने पढ़े ही हैं, एलिमेंट लाइन भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है, फॉर्म भी हो सकती है, कलर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो देखो रेपिटेशन, अब यहाँ पे देखो आप लाइंस की भी रेपिटेशन हो रही है, एक जैसी लाइन बहुत बार ड्रॉ हो रही है। और कलर्स की रेपिटेशन हो रही है, शेप्स की रेपिटेशन हो रही है। एक सर्कल बना, उसके बाद दूसरा उसी शेप का बना, फिर तीसरा उसी शेप का बना, शेप्स की भी रेपिटेशन हो रही है। तो इससे क्या होता है? एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। हम एक तरीके से बेसिकली जो डेफिनेशन है वही इनफ है समझने के लिए इसको। और यहाँ पर ये देखो, ये जो दूसरी पिक्चर है, इसमें भी रेपिटेशन हो रहा है एक ही शेप का, और एक बड़ा ही सुंदर सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है इससे। यहाँ पर देखिए पैटर्न, पैटर्न कितने, बहुत जितने भी एलिमेंट है आर्ट के, उन सब के थ्रू पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं। ये लाइंस के थ्रू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, शेप्स के थ्रू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कलर्स के थ्रू, इवन रेनबो में भी पैटर्न है, क्योंकि वो देखो एक के बाद एक कलर दिखाई देते हैं ना, तो उनका जो अरेंजमेंट है वो एक तरीके से रेपिटेटिव है। इवन जब आप एक कोई फूल देखते हो, कोई भी फ्लावर देखते हो, तो उसकी जो पेटल्स है उनका भी रेपिटेशन है, और वो भी एक पैटर्न है अपने आप में। या फिर आप बगीचे में फूल देखते हो, उसमें भी देखो फूल, आपको बहुत सारे फूल अगर लगे हुए दिख रहे हैं, या कहीं आसमान में पक्षी बहुत सारे झुंड बना के उड़ते हैं, उसके अंदर भी एक पैटर्न है। आप जब सड़क पे ड्राइव करने के लिए जाते हो, फ्लाईओवर के दूर तक, आगे तक आपको कारें ही कारें दिखाई देती है, एक तरफ से आती हुई दूसरी तरफ से जाती हुई, तो वो भी एक पैटर्न है। आई होप पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पैटर्न को आप हर कहीं फाइंड कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में भी। फिर है दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है कंट्रास्ट।
कंट्रास्ट, आपने ये वर्ड तो सुना होगा बहुत बार, और आप में से कुछ बच्चे मोबाइल में पिक्चर्स को एडिट भी करते होंगे, तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है कंट्रास्ट। अब आज के टाइम में क्या है, सब लोग सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, तो आप क्या करते हो, मोबाइल से इंस्टेंट फोटो ली, उसका कंट्रास्ट चेंज किया, ब्राइटनेस चेंज किया, और आप उसको पोस्ट करते हो। तो आप उसको भी बड़े, उसमें भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो जब आप इमेज को एडिट करते हो ना। तो अब की बार जब एडिट करोगे, उसका कंट्रास्ट चेंज करोगे, तो उसको जरा ध्यान से देखना कि आपकी इमेज में कंट्रास्ट कम या ज्यादा करने से क्या डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअली कंट्रास्ट जो है वो लाइट और डार्क का एक कॉम्बिनेशन है जो चेंज होता है। जो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो घटता या बढ़ता है, उसी को कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। अगर मैं ब्लैक को और ज्यादा ब्राइट कर दूंगी तो येलो भी, ये व्हाइट जो है ये भी और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर मैं इसको लाइट करूंगी तो ये दोनों ही लाइट हो जाएंगे। तो मुझे कितना कंट्रास्ट चाहिए अपनी किसी भी पिक्चर में, ये डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अपने वर्क ऑफ आर्ट में। तो ये आपको समझना है कंट्रास्ट के थ्रू, और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मोबाइल में पिक्चर को एडिट करके। तो ये आप जरूर करने की कोशिश करिए और समझिए। फिर है तीसरा, बैलेंस। बैलेंस क्या है? बैलेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी किसी भी आर्ट वर्क में, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो आर्ट वर्क की पूरी ब्यूटी ही खत्म हो जाती है। बैलेंस क्या है एक्चुअली? डिस्ट्रीब्यूशन of the visual weight of objects in a work of art through color, size and texture। हम अपने डेली लाइफ में बैलेंस को कैसे देखते हैं? जब हमें कोई चीज को बैलेंस करना होता है, एक तराजू होती है ना, तराजू में तोलते हैं हम। तराजू में क्या करते हैं हम, एक पलड़े पे हम वेट को रखते हैं, यानी कि जो लोहे की बाट होते हैं, और दूसरे पलड़े पे हम किसी भी सामान को रखते हैं। तो वो जो हेवी होता है वो नीचे झुक जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। तो हमें ये बैलेंस, हमें एक पेंटिंग में या किसी भी आर्ट वर्क में भी क्रिएट करना होता है। ये हमें वास्तव में तराजू लेके नहीं तोलना होता है, लेकिन ये बैलेंस हमें हमारी आइज करती है, हमें आंखों के थ्रू, देखने वाले की आंखों को, अगर पेंटिंग में बैलेंस नहीं होता है ना, तो देखने वालों की आंखों को लगता है कि इसमें कुछ ठीक नहीं है, कुछ कमी है इस आर्ट वर्क में। लेकिन जो वेल बैलेंस्ड आर्ट वर्क होता है वो बहुत अच्छा लगता है, और जो विजुअल प्लेजर एक व्यूअर फील करता है किसी भी पेंटिंग को देख के, वो कंप्लीटली एक्वायर होता है। तो बैलेंस तीन तरह का होता है। सिमिट्रिकल बैलेंस, सिमिट्रिकल बैलेंस होता है जब हम पेंटिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि जब एक पेंटिंग को हम बराबर दो भागों में बांटते हैं तो दोनों पार्ट्स एकदम एक जैसे बराबर रहते हैं। इवन ऑब्जेक्ट्स के साइज में, कलर में, टेक्सचर में, सब तरीके से। जैसे आप फर्स्ट वाला यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इस पेंटिंग को दो हिस्से में बांट दूं तो देखिए ये बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं दोनों हिस्से। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस। एंड व्हाट इज असिमेट्रिकल बैलेंस? असिमेट्रिकल बैलेंस को हम चेंज करते हैं कलर के थ्रू, कलर को चेंज करके, या फिर जो हमने ऑब्जेक्ट या जो हमने शेप या फिर जो फॉर्म्स हमने लिए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्लाइटली चेंज करके। ये दोनों पार्ट एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वेट दोनों हिस्सों का बराबर होता है। रेड कलर में जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, येलो कलर में वेट कम होता है। जब आप देखते हैं ना किसी भी चीज को विजुअली, तो आपको, आप देखोगे जो डार्क कलर्स होते हैं ना उनका वेट ज्यादा होता है, वो भारी लगते हैं दिखने में। और जो लाइट कलर होते हैं वो हल्के होते हैं, वो दिखने से ही आपको फीलिंग आती है। जैसे आप अपने कमरे में अगर ब्लैक कलर की बेडशीट बिछा दोगे ना बेड पे, तो आपको लगने लगेगा ना कि बड़ा भारी भारी सा, डार्क डार्क सा सब फील होने लगेगा। अगर आप व्हाइट कलर की बेडशीट लगा दोगे तो आपको लगेगा कि सब बड़ा लाइट है, रूम भी आपको बड़ा लगने लगेगा। तो ये कलर में भी वेट होता है। आप इसको, ये विजुअल सेंस हम सब में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली जब पढ़ते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ वाकई ऐसा होता है। तो ये जैसे इसमें देखिए रेड कलर का एक बड़ा बॉक्स है,
और जो दूसरा बॉक्स है रेड कलर का, थोड़ा हिस्सा उसका वन साइड में आ रहा है, थोड़ा हिस्सा दूसरी साइड में जा रहा है। तो दूसरी साइड में जा रहा है थोड़ा हिस्सा रेड का, और बाकी जो सारे कलर्स हैं वो दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। लेकिन ये देखने से हमें वेल बैलेंस्ड फील हो रहा है, क्योंकि रेड कलर का वेट ज्यादा है, येलो का सबसे कम है, ग्रीन का फिर उससे ज्यादा है। तो इसको हम असिमेट्रिकल बैलेंस कहेंगे। फिर होता है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस क्या होता है? जैसे त्रिज्या होती है, किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है, उस पर घूमता है रेडियल बैलेंस, यानी कि सर्कल में चीजें क्रिएट होती है, और ये आ, सब तरीके से सर्कल में इक्वल होती है, उसको हम रेडियल बैलेंस कहते हैं। ये एक पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की, लास्ट सपर। अब इसमें देखो कौन सा बैलेंस है, पहले आप खुद सोच के देखिए। अभी अभी जो हमने तीन बैलेंसेस पढ़े हैं, ये कौन सा बैलेंस है इसमें? हाँ, अब जिन बच्चों ने ये सोचा है कि ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, वो बिल्कुल सही है। ये सिमेट्रिकल बैलेंस है। देखो ये जो ईसा मसीह बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं, अगर आप सेंटर में से एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो दोनों हिस्से कंप्लीटली बराबर है। इवन जो पीछे की खिड़कियां हैं, जो छत के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, साइड के जो दरवाजे हैं, जो सामने बैठे हुए जो फिगर्स हैं, जितने भी ह्यूमन फिगर्स, नीचे का जो टेबल है, सब चीजें देखो इक्वल रखी हुई है। ये द बेस्ट एग्जांपल है सिमेट्रिकल बैलेंस का। ऐसे ही एक और पेंटिंग है जो आर्टिस्ट रैफेल ने बनाई है, स्कूल ऑफ एथेंस जिस पेंटिंग का नाम है। इसमें भी देखिए सिमेट्रिकल बैलेंस है। आप इसको भी बीच में से अगर इसमें लाइन खींचेंगे और दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो इक्वल दो हिस्सों में ये आपको दिखाई दे रहा है, जो बीच में से एकदम दोनों तरफ से एक जैसा होगा। तो ये हो गया बैलेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बैलेंस। अब है फोर्थ पॉइंट हमारा, एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या है? अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो बेसिकली किसी भी एक चीज पे फोकस करना, या फिर उस पर जोर देना, या फिर ये है जो सब्जेक्ट होता है हमारा, चाहे हम फोटो फोटो ही खींच रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, वो हमेशा हमारा फोकल पॉइंट होता है। तो ये फर्स्ट जो फोटोग्राफ है, इसमें फोटो खींचने वाले का जो इम्पेसिस है, वो देखो एक छोटी सी सीप के ऊपर है। छोटी सी सीप है, छोटा सा शंख है। तो इसने फोटो को इस तरीके से खींचा है कि जो आदमी है पीछे का, वो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। और देखो इस फोटोग्राफ के अंदर बैलेंस कितनी अच्छे से पीछे से क्रिएटेड है, स्पेस कितना अच्छा सा दिख रहा है। अब इसमें इस फोटोग्राफ में भी वो आप सारे एलिमेंट और प्रिंसिपल्स देख सकते हो जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। तो ये फोटोग्राफ इस तरीके से लिया गया है कि जो आदमी साइज में एक्चुअली बहुत बड़ा है, वो छोटा दिखाई दे रहा है, और जो छोटी दिखने वाली चीज है उस पे हाईलाइट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इम्फेसिस। यानी कि इसमें जो दिखाना चाह रहा है फोटो खींचने वाला, वो इस सीप को या इस छोटे से शंख को दिखाना चाह रहा है, ना कि उस पीछे खड़े हुए आदमी को। इसलिए ये मेन आइडिया है, इम्फेसिस है। ऐसे ही इस फोटोग्राफ में इतने सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, लेकिन उसने एक पे फोकस किया है, और जिस पे फोकस किया है उसकी इमेज क्लियर की है, और बाकी जो पीछे की है उसको, इमेज को क्या कर दिया है, हेजी कर दिया है। हमारे मोबाइल में भी एक ऐसा ऑप्शन होता है, जब हम कोई फोटोग्राफ करते हैं, तो हम वो ऑप्शन अगर सेलेक्ट करके फोटोग्राफ लेते हैं, तो जो फ्रंट पे हम जिस पे फोकस करते हैं वो फोकस्ड हो जाता है, क्लियर आता है, और पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हेजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक फोटोग्राफ में इम्पेसिस क्रिएट कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए किसी को कि हमारा इस आर्टवर्क के पीछे, इस पेंटिंग के पीछे, या इस फोटोग्राफ के पीछे मेन आइडिया क्या है। यानी हमारी आंखें सबसे पहले जो हमारा मेन आइडिया है उसको देखती है। बाद है यूनिटी। यूनिटी क्या है? यूनिटी एक्चुअली वो चीज है जो किसी भी आर्ट वर्क में या पेंटिंग में उसके बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स कहो या हिस्से कहो, उन सबको जोड़ती है। यूनिटी एक फीलिंग है जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट वाला पेंटिंग आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स हैं जो गिटार बजा रहे हैं। तो ये फिगर्स अपने आप में सब अलग हैं,
अलग अलग है, लेकिन बनाने वाले आर्टिस्ट ने देखो इनको इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से क्रिएट किया है कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग आ रही है इसके अंदर। तो जो फीलिंग ये टुगेदरनेस वाली आ रही है, इसी को हम यूनिटी कहेंगे। और जैसे ये दूसरी पेंटिंग है, ये भी विंसेंट वैन गॉग की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, द स्टेयरी नाइट। अब इसके अंदर देखो, आसमान दिखाया है आर्टिस्ट ने, जिसके अंदर घूमती हुई उल्का पिंड होते हैं या जो तारे होते हैं उनको दिखाया है, यानी कि तारों भरी रात। अब आगे कुछ पेड़ दिखाए हैं, इधर लैंडस्केप के तौर पे कुछ पहाड़ है, झोपड़ियों की छतें दिखाई दे रही है, और ये रात का सीन है। लेकिन ये सारा कुछ एक जो कंबाइंड इफेक्ट पैदा कर रहा है, आंखों को देखने से जो लग रहा है, तो ये सारा मिल के एक प्रॉपर यूनिटी इसी को कहेंगे, जो ये फीलिंग क्रिएट हो रही है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं लग रहा है। दैट इज कॉल्ड यूनिटी। जैसे ये पेंटिंग है जास्पर जोन्स की। अब इसमें भी देखो अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, बट ये भी एक तरीके से जुड़े हुए, जुड़ाव कहीं इनके अंदर फील हो रहा है। ऐसे ही ये विंसेंट वैन गो की एक पेंटिंग है, अपने स्टूडियो की पेंटिंग उन्होंने ये बनाई हुई है। अब इसमें एक किसी भी स्टूडियो में या इंडोर में जो सामान रखा होता है, कुछ दीवारों पे कुछ तस्वीरें लटकी हुई है, खिड़की है, टेबल है, चेयर है, बेड है। तो ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जुड़ के एक जो कमरे की फीलिंग दे रहे हैं कि ये एक पूरा एक रूम है, और ये जुड़ा हुआ वो जो फीलिंग आ रही है, वही यूनिटी है। यहाँ पर है फिर प्रोपोर्शन, जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट प्रिंसिपल्स का। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या है एक्चुअली? साइज। किसी भी चीज का साइज उसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे हम, तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। द साइज ऑफ समथिंग कंपेयर टू व्हाट इज नेक्स्ट टू इट, और वी कैन से प्रोपोर्शन इज द साइज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। इट कैन बी हाउ द पार्ट्स फिट टुगेदर टू मेक अ हॉल। ये एक बहुत फेमस आर्ट वर्क है, आर्टिस्ट जिनका नाम है क्लेज ओल्डेनबर्ग। और ये है स्पून ब्रिज एंड चेरी, जो बहुत बड़े साइज में बना हुआ है। एक चेरी है और एक स्पून ब्रिज बना हुआ है, एक स्पून के रूप में ब्रिज बना हुआ है। तो देखिए कितने बड़े साइज का है, बच्चे भी इसके साथ में खड़े हैं तो छोटे छोटे लग रहे हैं। तो ये उन्होंने डिसाइड किया है कि इसका साइज कितना होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और इसी में ये रैफेल की पेंटिंग जो हमने पहले भी देखी है, हम इसको फिर से देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो ये फ्रंट में जो फिगर है, ये साइज में थोड़े से बड़े हैं, और जो पीछे हैं वो थोड़े से छोटे हैं। तो जो हमें फ्रंट में है उसमें ये फीलिंग हमें देनी है कि ये हमारे सामने है, नजदीक है। जो पीछे का है वो हमसे दूर है। तो जो फ्रंट में है उसका साइज जो है वो पीछे से कंपेयर से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से प्रोपोर्शनेट है ये पेंटिंग। अगर मैं फ्रंट के जो फिगर्स हैं इनको छोटा कर दूं, या आर्टिस्ट कर देता, और जो पीछे के फिगर्स हैं उनको साइज बड़ा कर देता, तो क्या होता? ये पेंटिंग का पूरा रियलिस्टिक लुक ही खत्म हो जाता, और ये पेंटिंग जो है कंप्लीटली प्रोपोर्शनेट नहीं होती। ऐसे ही इसमें भी हम देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ पर कुछ घुड़सवार चल रहे हैं, तो पहाड़ों का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, उसमें एक विशालता की फीलिंग होनी चाहिए। तो विशालता की फीलिंग तो तभी आएगी ना जब उनका साइज जो है वो घोड़ों से बड़ा होगा। फिर है लास्ट जो हमारा है प्रिंसिपल, वो है रिदम, या मूवमेंट भी हम जिसको कह सकते हैं। विजुअल एलिमेंट्स इन अ वर्क ऑफ आर्ट दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ एक्शन और इम्प्लाइड मोशन। यानी कि एक तरीके से ऐसे हम लाइन, अब ये देखिए एलिमेंट्स का यूज है इस तरीके से यहाँ पर, यानी कि लाइंस और फॉर्म्स को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि उनके अंदर एक एक्शन का सेंस हो रहा है। अब इसमें क्या है, देखो पत्तियों के ऊपर किस तरीके से स्ट्रोक लगाए हैं, लाइंस को देखो टेढ़ा करके बनाया गया है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बड़ी तेज हवा चल रही है, और जो सारे पेड़ पौधे हैं वो एक डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। इम्प्लाइड मोशन, यानी कि मोशन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसको पेंटिंग में एलिमेंट्स के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड रिदम और मूवमेंट। अब इस देखिए इधर इस पेंटिंग में
एक लड़की छाता लेके खड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है कि इसका स्कर्ट जो है, जिस तरीके से लाइन यहाँ क्रिएट की हुई है कि ये मूव कर रही है, घूम रही है। और ऐसे ही देखो, ये स्कल्पचर है, दूसरा जो इमेज है, लेकिन स्कल्पचर में भी देखो इतना फील क्रिएट किया है कि इसको देख के ऐसे लग रहा है कि ये लहर है। तो पत्थर के अंदर तो क्रिएट करना और भी मुश्किल है वो वाली फीलिंग। उसके बाद ये एक और पेंटिंग है, इसको आर्टिस्ट जियाकोम्बो बाला की, जिसका टाइटल है डायनामिज्म ऑफ ए डॉग ऑन अ लीश। अब इसमें क्या है, देखो एक डॉग बनाया हुआ है, ऊपर एक टर्टल है, लेकिन इसके अंदर किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है। और ऐसे ही है ये एक और, ये ऑप्टिकल आर्ट का है एक पेंटिंग, ऑप्टिकल आर्ट जिसको हम कहते हैं बेसिकली। तो इसमें देखो सिर्फ लाइंस के थ्रू और एक कलर के थ्रू, ओनली ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है और लाइंस का यूज किया हुआ है। और इसमें देखो एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, ये हमने कैसे क्रिएट किया है, आर्टिस्ट ने, करने वाले ने, केवल लाइंस के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड रिदम एंड मूवमेंट। तो ये हमारे 7 प्रिंसिपल्स थे, और इससे पहले हमने 7 एलिमेंट्स पढ़े आर्ट के। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरीज हैं बच्चों की, तो